हेलो बच्चों, कैसे हैं भी आप सभी। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है ना। और आप क्लासेस रेगुलर देख रहे होंगे और अपना तैयारी जो है ना उसको भी कंटिन्यूसली बनाए रखे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी पढ़ें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस अपना कक्षा 12th बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, देखो आज जो हम करने वाले हैं वो है इकाई 3। इकाई 1 मैंने करा दिया है, इकाई 2 मैंने करा दिया है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कराए हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको अपने स्तर के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी सोर्सेस हैं उससे आप लोग करेंगे। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ भी मैंने करा दिए हैं। ठीक, अब हम आज देखेंगे इकाई 3, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा याद रखना कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग से अगर आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो इससे एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको अभी समझेंगे। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको आज का क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं, है ना। जन स्वास्थ्य के कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे, संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपयोगों के लिए के रूप में क्या करेंगे, सुझाएंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्या हो सकते हैं, विभिन्न जन स्वास्थ्य जो उपाय हो सकते हैं, जन स्वास्थ्य के क्या हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं जिन्हें हम सभी, आप सभी, है ना, संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के विरुद्ध जो है वो सुझाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों को मतलब कि इंपॉर्टेंट ठीक करना है इसको। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा मतलब जो पैटर्न है आंसर ऐसे बनाएंगे इसका। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक, देखो तो क्या क्या सुझाएंगे हम, संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों को क्या करेंगे, सुझाएंगे। जैसे कि अपशिष्ट व उत्सर्जी पदार्थ का क्या करना, समुचित निपटान होना। जो भी क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो भी उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, है ना, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, है ना, इनका क्या करना, समुचित मतलब एक साथ निपटान होना। इन सबको एक साथ क्या करना है भाई, निपटान करना इन सबका। ठीक है, एक साथ क्या करना है, इन सबको निपटान करना। ठीक है जी, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। कुल मिला के ये क्या चीज बोल रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ को एक साथ क्या करना है, उसको भी उससे बचने के लिए उसको क्या करना है, उसको निपटान करना है। निपटान मतलब उसका उसके लिए कुछ सोल्यूशन, जिससे क्या हो जाए, अपशिष्ट पदार्थ और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका उनका एक साथ क्या हो सके, खात्मा यानी कि हो सके। ठीक है, इसका निपटारा जो है वो हो सके। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा, और भी अपने मन से आप लिख सकते हैं, ये तो पॉइंट बना है ऐसे। ठीक है, देखो भाई दूसरा क्या हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से क्या रहना भाई, दूर रहना। ये पॉइंट आप हर रोग में पढ़ेंगे ना। बहुत सारे जो संक्रामक जो रोग होते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, संक्रमित जो व्यक्ति है और उसके सामान से क्या रखना है, दूरी बनाए रखना है भाई। ठीक है, अगला, नाले और नालियों में कीटनाशकों का क्या करना, छिड़काव करना। ये भी इसका एक उपाय हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, उसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव। जो भी आवासीय स्थल है जहाँ पे हम ठहरते हैं, रुकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आवास बसा हुआ है, वहाँ पे जो क्या निकट जल ठहराव को क्या करना भी, रोकना। है ना, जो भी आपका आवासीय स्थल है जहाँ पे हम रहते हैं या आसपास कोई रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे निवास हो सकता है उसी को क्या कहते हैं, आवासीय स्थल कहते हैं। वहाँ पे जो भी निकट जल जो ठहराव है उसको रोकना। जल के ठहराव से क्या होता है आप सबको पता है ना। जैसे अभी सीजन है मच्छर आने का, ठीक है, तो गंदी नाली होगा, जल जहाँ ठहराव होगा वहाँ पे मच्छर पनपते हैं, है ना, और मच्छरों से फिर बहुत सारे आपको रोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। और गंदा पानी रहेगा, पानी भी प्रदूषित होता है ना, जल प्रदूषण पढ़ते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है जी। ठीक, ने आगे क्या है, नालियों के गंदे पानी का समुचित निकासी होना। ये सबका एक साथ क्या हो जाना, निकासी। निकासी मतलब बाहर निकलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। अगला वाला, टीकाकरण कार्यक्रम को चलाए रखना, है ना। जो टीकाकरण कार्यक्रम चलता है ना, अभी हाल ही में कोरोना का टीका लगाए हो,
ठीक है। तो वो तो खेल एक कोरोना यानी कि वायरस के लिए था। जो भी और भी मतलब टीकाकरण और भी बहुत सारे टीकों के लिए क्या होता है, यानी कि रोगों के लिए टीकाकरण होता है, टीकाकरण, ठीक है। तो उसको जो है वो रेगुलर बेसिस में उसको क्या करना, चलाए रखना, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने मन में लिख सकते हैं, क्योंकि जब अब मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो उतना आपको, आप में भी ये होना चाहिए कि आप कम से कम 8 या 9 या 10 पॉइंट आप लिख पाएँ, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो ये इतने सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने मन में और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। ये जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बात देखो भाई क्या बोल रहा है, एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रयोगों के हानिकारक प्रभाव की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और किसका है, पीवाईक्यू भी, ठीक है। एनसीईआरटी है और पीवाईक्यू भी है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप थ्योरी पोर्शन से आप कवर कर सकते हैं। अगर थ्योरी क्लास पूरा पढ़े हैं तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ठीक। देखो इसको मैंने पॉइंट वाइज जमाया है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट इसको जमाया हुआ है। आप भी पॉइंट बना के यानी कि हेडिंग बना के इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे भी तो लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या बनाना है, तो सूची बनाना है, हानिकारक प्रभावों का क्या बनाना है, सूची बनाना है। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे हम इसको, अत्यधिक मात्रा में लेने पर, है ना, जो भी है एल्कोहल ड्रग या एल्कोहल ड्रग लेते हैं इनमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में लेने पर इन पदार्थों से क्या होता है, श्वसन, जो निष्क्रियता है, और जो हृदयघात होता है, कोमा, मृत्यु भी ये हो सकता है अत्यधिक मात्रा में अगर कोई इसका सेवन जो है वो कर रहा है तो, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो क्या हो सकता है, श्वसन निष्क्रियता हो सकती है, मतलब श्वसन निष्क्रियता मतलब श्वसन संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, और हृदयघात, है ना, हृदयघात, हृदय संबंधी समस्या, कोमा, ठीक है, और मृत्यु भी यहाँ हो सकता है, ठीक, अत्यधिक इसका अगर सेवन कर रहे हैं तो। दूसरा, मादक पदार्थों के व्यसनी पैसे न मिलने पर चोरी का सहारा ले सकते हैं। जो मादक पदार्थों का जो व्यसनी होता है, पैसे न मिलने पर क्या, जो भी मादक पदार्थ लेते हैं उनको पैसे न मिलने पर क्या होता है कि वो चोरी कर सकते हैं, चोरी का सहारा क्या हो सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हैबिट बन सकता है, ठीक है ना। मान लो कि बाद इस चीज़ का आदत लग गया और पैसे हैं नहीं तो क्या करेगा ऑप्शन, उसके पास क्या रहेगा, उसको तो आदत बन जाता है ना, और आदत बनने के बाद वो उसके पास एक मजबूरी रह जाएगा कि वो चोरी करे, ठीक है। और अंततः परिवार समाज के लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट जो है वो हो सकता है। अब भी घर में कोई मान लो कि बात शराब पी के आ रहा है ना, और घर में शराब पी के आएगा तो माहौल तो पता ही होगा, आप लोग अपने आसपास देखते ही होंगे, है ना। तो माहौल जो है वो खराब हो जाता है, समाज उनको अच्छा नहीं बोलता, ठीक है ना, घर वाले भी उसको अच्छा नहीं बोलते, घर वाले कभी बेइज्जती है उसमें, है ना, और मानसिक रूप से वो परेशान होंगे, मानसिक रूप से परेशान होंगे, आर्थिक रूप से परेशान होंगे। अगर कोई शराबी है तो सारा पैसा, सारा जो वो है ना पैसा में उड़ा दे रहा है वो, तो आर्थिक समस्या भी आएगी, और मानसिक मतलब सुनने को मिलेगा, है ना, पारा मोहल्ला के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, ये लोग बोल देंगे, ठीक है ना, कि कुछ भी आजकल तो है ना नशे की हालत में कुछ भी वो करेगा, उसको तो नहीं पता, लेकिन फैमिली वालों को क्या करना पड़ेगा, मानसिक तनाव से क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्कोहल के चीरकारी प्रयोग से क्या होता है भाई, तंत्रिका तंत्र व जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, ठीक है, क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है ना। तंत्रिका तंत्र और यकृत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यकृत एल्कोहल से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ना, अगर देखिएगा तो यकृत अगर इफेक्ट हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो लीवर है ना, तो लीवर को साफ रखना बहुत जरूरी है ना, इसलिए एल्कोहल जो है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या, देखो रक्त शिरा में इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेने पर, है ना, एड्स व यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण रोग की जो है संभावना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रक्त शिरा में, क्योंकि जो ब्लड संबंधी है ना, जो एड्स है ये क्या ब्लड संबंधित रोग है ना, जो ब्लड डोनेट कर रहा है ना, जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, है ना, तो ब्लड पीड़ित जो व्यक्ति है उसका अगर ब्लड चला गया तो वो एड्स होने की समस्या होती है। इसके अलावा यकृत शोथ, है ना, यकृत शोथ बी, है ना, और गंभीर संक्रमण जो समस्या है वो देखने को मिलती है। ये इससे मान लो के बाद ऐसा कोई ड्रग्स ले रहा है, एक इंजेक्शन है ना, रक्त शिरा में इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स अगर लिया जाए तो,
ये बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गर्भाशय के दौरान मादक पदार्थों का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? भ्रूण पर पड़ता है ना? किस पर पड़ता है जी? भ्रूण पर पड़ता है। वही भ्रूण जो मादा के गर्भाशय में क्या हो रहा है, पल रहा होता है, अगर उस सिचुएशन में अगर ये क्या ले रही है, मादक पदार्थ ले रही है ना, मदिरा पान ये सब ले रही है, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल नहीं होता, वो प्रतिकूल पड़ता है। ठीक है, प्रतिकूल मतलब बच्चे के विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर है? ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना? इसके अलावा और कुछ पॉइंट आप ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट है, देखिए। ठीक है, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा का बढ़ाव, है ना, बढ़ना। अंधाधुंध जो व्यवहार है ना, जैसे कोई अगर अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, तो उसका व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, है ना? वो अच्छा व्यवहार करते हैं क्या? देखिए, कभी कोई अल्कोहल पीने वाले को अच्छा व्यवहार वो नहीं करते, ठीक है ना? एकदम ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा व्यवहार वो नहीं करते, है ना? और फिर क्या होता है, उनमें बर्बरता और हिंसा भी बढ़ने लगता है। ठीक, उसके अलावा क्या है, महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉइड के सेवन से पुरुष जैसे लक्षण, आक्रामकता, भावनात्मकता स्थिति में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आवर्त चक्र, मुंह व शरीर पर क्या होना, बालों की अतिरिक्त वृद्धि, आवाज का क्या होना, भारी होना आदि दुष्प्रभाव जो है वो देखे जा सकते हैं। किस पर? महिलाओं में, है ना? महिलाओं में, पुरुषों जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार के लक्षण भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखो, पुरुषों में क्या हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं, आक्रामकता का बढ़ना हो सकता है, आक्रामक हो सकते हैं, अवसाद, वृषणों के आकार में क्या होना, घटना, शुक्राणु उत्पादन की जो कमी है ये भी हो सकता है ना? समय से पूर्व क्या होना, गंजापन आदि का लक्षण जो है वो ड्रग्स सेवन के कुप्रभाव ये होता है। ड्रग्स सेवन के कुप्रभाव क्या क्या होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझ के जाना है और आपको एग्जाम हॉल में अपने यही पॉइंट को याद करके वहाँ पे अपने लैंग्वेज में वहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सालों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से भी उठा रहा है छत्तीसगढ़ बोर्ड। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दिया जाएगा। ठीक, देखो भी, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग्स सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति ऐसे प्रभाव से कैसे अपने आप को बचा सकता है? ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भी। ठीक है, आप कैसे अपने आप को बचाएंगे अगर मित्रगण, अगर आप क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल और ड्रग सेवन के लिए क्या करते हैं, प्रभावित कर रहे हैं या कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन है, तो आप अपने आप को कैसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, है ना? अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कराएंगे वहाँ पे? ठीक है ना, अपने आप को कैसे बचाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सोचने पे मजबूर करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। यानी कि ये आप ही का जो है नॉलेज को ये चेक करने की कोशिश करता है। एग्जामिनर जो है आपके नॉलेज को चेक करने की कोशिश करता है कि बच्चा पढ़ा क्या है और समझा क्या है, ओवरऑल वो लिखेगा क्या। ठीक है, तो देखो भाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आपने अपने हिसाब से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या समझेंगे हम इसमें, मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग्स लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। युवा प्रायः ऐसे मित्रों के चंगुल में फंस जाते हैं जो मादक द्रव्यों के आदि हो चुके हैं। याद रखना, क्या बोल रहा है, युवा प्रायः ऐसे मित्रों के चंगुल में फंस जाते हैं जो मादक द्रव्यों को क्या हो सकते हैं, आदि हो गए हैं। अगर ऐसे इंसान के चंगुल में पड़ गए हैं तो होता क्या है, ऐसे मित्र जो होते हैं वो युवाओं को धीरे धीरे क्या करते हैं, मादक पदार्थ के सेवन की लत जो है वो लगा देते हैं। और एक बात लत लग गया तो बोला जाता है कि वो छूटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मित्र जो पहले से क्या है, मादक पदार्थ के लत में है और उनके संगति में कोई दूसरा आ गया तो उनके साथ रहकर क्या हो जाता है, वो अपने जो युवा वर्ग के जो दोस्त होते हैं वो भी उसको क्या करा देते हैं, धीरे धीरे मादक पदार्थ का सेवन का जो है वो लत वहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तथा युवा इन पदार्थों के चंगुल में पूरी तरह से वो क्या हो जाता है,
फंस जाता है। एक कहानी के माध्यम से आपको वहाँ पे लिखना है ना, जैसे आप जो भी आप देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, युवा इन पदार्थों के चंगुल में कैसा होता है, बुरी तरह से ये फंस जाता है जी, ठीक है। स्वयं को इस प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रथम माता पिता व अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, माता पिता और पेरेंट्स, है ना, इन सब का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, वो कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे को रख रहे हैं, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे संगति में उनको भेज रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा वो होता है ना, बहुत डिपेंड करता है वो कैसे मतलब कि संस्कार शिक्षा वो दे रहे हैं, है ना। और टीचर्स, है ना, टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंस है ना। अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों से दूर रहने का जो है अच्छे तरीके से उनको बताना बहुत ज़रूरी है, सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही सब आपके सिलेबस में इसीलिए डाला गया है, ठीक। देखो, और खास करके ये युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग जिस एज में आप लोग हो, है ना, इसी एज में ये सारे ज़्यादा कंडीशन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक। ऐसे लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर जो है वो ऊंचा हो, सुसंगत अनुशासन हो, यही मैंने कहा, क्या हो, लालन पालन जो है वो अच्छा हो, है ना, इनका पोषण जो है वो उच्च स्तर जो है वो ऊंचा हो, अच्छा स्तर हो, और इनका क्या होना चाहिए भाई, तो इनका जो सुसंगत होना चाहिए, मतलब कि अच्छा आदत होना चाहिए, संगति जो है अच्छी होनी चाहिए, और अनुशासन में वो रहने चाहिए। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चे जब स्टूडेंट लाइफ में है तो यहाँ से डिसिप्लिन जो है वो सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए स्कूल ही भेजा जाता है, ठीक है। मतलब स्कूल में ही आप अच्छे से डिसिप्लिन सीख पाएंगे, सही टाइम में स्कूल पहुँचना, सही टाइम में प्रार्थना करना, सही टाइम में सब्जेक्ट का तैयारी करना, सही टाइम में आपको क्या करना है, रेडी होना है, सही टाइम में नहाना है, टिफिन करना है ना, ये सारी चीज़ें सही टाइम में करेंगे, है ना, एक टीचर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसिप्लिन में जाती है। और अगर आप अच्छे से बिहेवियर ये अपने स्कूल टाइम में कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। तो और संगति भी बहुत जरूरी है ना, जैसे संगत वैसे रंगत कहा जाता है, ठीक है। तो आप जैसे संगति में रहेंगे वैसा आपका नेचर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो संगति बहुत जरूरी है, इसीलिए सुसंगत और अनुशासन ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, तो ऐसे मित्र की चंगुल में आने पर तुरंत अपने माता पिता व समकक्षों से मदद व उचित मार्गदर्शन लें। जैसे ही आपके ऐसे कोई मित्र मिल जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मदिरा ड्रग्स वगैरह, है ना, ये सारे लेते हैं, तो आप अपने बड़े से क्या लेंगे, उसके प्रति राय लेंगे, क्या ये सही है क्या या गलत है। हर कोई आपको क्या बताएगा, गलत ही बताएगा इस चीज़ के लिए, कोई भी सही बोलता है क्या, नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को कोई सही है, हाँ भाई लो, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे घर वाले, ठीक है। तो आपको उनकी मदद लेना, अगर आप कंफ्यूज हैं, है ना, मजबूर कर रहे हैं आपको कोई कि ले भाई कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता है, तो आप बिल्कुल अपने बड़ों से परामर्श लें, ठीक है। तो वो आपको समझाएंगे, है ना, कि ये सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं है तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समस्याओं व प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने, निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा व परामर्श लेना इस प्रकार के प्रभाव से बचने में सहायक हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये लाइन को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर गए ना तो आप फ्यूचर में बहुत ग्रो कर पाएंगे। देखिए भी क्या बोल रहा है, समस्याओं व प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब जो हमारे अनुकूल ना हो, हमारे अनुरूप ना हो, ठीक है। तो समस्याएं आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, का सामना करने किसका, समस्याओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का, निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा व परामर्श लेना इस प्रकार के प्रभाव से बचने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आप इस सब का जो भी आपके लाइफ में समस्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है, असफलता, निराशाओं से कैसे लड़ेंगे, इस चीज़ के लिए हम क्या लेंगे, किसी से शिक्षा लेंगे या अपने बड़ों से परामर्श लेंगे। अगर ये हमें मिल गया तो हम इस चीज़ों से क्या सकते हैं, बच सकते हैं। बचने में ये हमारा सहायता जो है वो कर सकता है ना। इसीलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है, वेरियस बुक जो है वो रीडिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि सही चीज़ों को क्या किया जा सके, समझा जा सके। अपने टीचर्स, अपने मेंटर से क्या लेना चाहिए, समय समय पर क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, सही चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, अपने बड़ों से पूछना चाहिए, है ना, लाइफ के बारे में समझेंगे, ठीक है जी। अगला क्या है, क्षमता के अधिक कार्य करने
के दबाव से बचें। आपका जो कैपेबिलिटी है, आपका जो भी क्षमता है उतना ही कार्य करें, उससे ज़्यादा कार्य नहीं करें, ठीक है। जितना आपका क्षमता है उतना ही काम करें, उससे ज़्यादा काम करेंगे तो क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर ही आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से आपको क्या होना है, बचना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे लाइन थे यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आप उसको वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो, ठीक। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षी, है ना, प्रतिपिंड अणु का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है अभी, ठीक है। ये डायग्राम मैंने प्रैक्टिस करने के लिए लगा दिया था ताकि आपको बताना मैं ना भूल जाऊँ, ठीक है। तो पूछा जाता है जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसे निम्नलिखित को समझाइए। क में दे दिया एक तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, और ख में क्या क्वेश्चन दे दिया, ये वाला जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का भाई, ये 2 नंबर का, बनाओ भैया, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, फिर ये डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाएंगे, है ना, प्रतिरक्षी प्रतिपिंड, इसको मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। और ये डायग्राम मैंने लगा दिया, जो भी क्लास नहीं देखे हैं चुप कुछ नहीं करेंगे, ये डायग्राम को चुपचाप क्या कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको PDF भी वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं ये डायग्राम है तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, छत्तीसगढ़ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग के रोगजनक और जीवाणुओं के नाम दीजिए, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको जमाया है। देखो हैजा, हैजा किसके कारण होता है, तो विब्रियो कोलेरी, किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है इसके कारण। टिटनस किसके कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, या टेटेनी से याद रखेंगे, टिटनस, ठीक है। ये हैजा का याद रखेंगे क्योंकि इसमें कोई ट्रिक बन नहीं पाएगा। विब्रियो कोलेरी, ठीक है। टिटनस का टिटनस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का भी बन जाएगा, साल्मोनेला, यहाँ पे टाइफाइड लिखा है, ठीक है। क्षय रोग टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है ना, टी से याद रखना, टीबी, ये टीबी, इसको टीबी बोला जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है ना, यहाँ से टीबी, ठीक। और फिर काली खांसी क्या होता है, बर्डेटेला पर्ट्यूसिस, है ना, बर्डेटेला क्या होता है, पर्ट्यूसिस। ये जो है इसका रोगजनक जो है वो हो जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया है यहाँ पे इससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो किसके किसके कारण होते हैं, ये हैं, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या इसके लिए हम लोग सावधानी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, जो कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। ये तो मैं आपको रिवीजन करे तौर पे याद करा रहा हूँ कि ये आपका एग्जाम में आ सकता है करके। तो यहाँ पे इतना ही नहीं पढ़ के जाना है, इससे और भी डिटेल पढ़ के आपको जाना है, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन है भी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ठीक है। संक्षिप्त में क्या करना है, टिप्पणी करना है। देखो पहला पूछ रहा है श्वेत कोशिकाएं क्या होती हैं, श्वेत कोशिकाएं क्या होती हैं। तो श्वेत कोशिकाएं क्या होती है भाई, ये क्या होती हैं, WBCS, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, WBCS, श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब बी कोशिकाएं, है ना। बी कोशिकाएं क्या होती है, पहला क्वेश्चन है। तो बी कोशिकाएं होती है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब WBCS होती हैं, ठीक है। जो बीटा कोशिकाएं होती, बी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं ये होती हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये प्रतिरक्षी बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक है, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। बी कोशिकाएं ह्यूमरल प्रतिरक्षी में क्या लिखती, क्या करती हैं, भाग लेती हैं, है ना। ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जो भी इम्यूनिटी मतलब जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होती है, इसमें जो है वो भाग लेती हैं। और रोगजनक के एंटीजन को क्या करती हैं, पहचान कर उन्हें क्या कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। क्या कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती है, मतलब कि क्रिया के योग्य नहीं करती, निष्क्रिय कर देती है, ठीक है। तो रोगजनक के जो एंटीजन है इनको क्या करती हैं, आइडेंटिफाई कर देती हैं, आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती है, ठीक। क्या कर देती है भाई, निष्क्रिय कर देती है। तो बी कोशिकाओं के बारे में इतने पॉइंट आपको जानना जरूरी है, ठीक। अगला क्या है, टी कोशिका, एंटीसीरा और वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट अभी आप देख लेते हैं। टी कोशिकाएं क्या होती है, इनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। टी कोशिकाएं कहाँ पे बनती हैं, तो थाइमस ग्रंथि में होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो मैं करा रहा था तो मैं आपको बताया था, है ना, कि जो टी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पे जाकर बनती हैं, तो
थाइमस ग्रंथि में जाके वो क्या हो जाती हैं, ग्रो करती हैं। मैंने आपको बताया था और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि जो बी कोशिकाएं हैं वो उनका निर्माण स्थान कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, अभी मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, ठीक है। और टी कोशिकाएं जो होती है वो परिपक्व कहाँ होती हैं, तो बनती कहाँ पे हैं और परिपक्व कहाँ होती हैं, ऐसा पूछता है। बी कोशिकाएं बनती कहाँ हैं और टी कोशिकाएं परिपक्व कहाँ होती है, तो थाइमस ग्रंथि में। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो करा रहा था मैं आपको बताया हूँ, अगर आप पूरा देखे होंगे तो, ठीक। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षी प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षी, ठीक है। अच्छा पॉइंट ये वाला, क्या करती है ये कोशिकाएं, क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा नहीं बनाती, ये प्रतिरक्षा नहीं बनाती लेकिन प्रतिरक्षा जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा ये संक्रमित कोशिकाओं जैसे कि कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, नष्ट करती हैं। कैंसर कोशिकाओं को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं टी कोशिकाएं ही। इसके अलावा टी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। टी कोशिकाएं 2 प्रकार के होते हैं, एक टी हेल्पर और एक किलर टी कोशिकाएं। 2 कोशिका, इतना ही जानना है आपको, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है। हेल्पर टी कोशिकाएं और किलर टी कोशिकाएं, नाम से आपको पता चल रहा होगा नहीं, एक हेल्प कर रहा होगा, एक किलर मतलब क्या कर रहा होगा, किल मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो एक किलर टी कोशिकाएं और एक हेल्पर टी कोशिकाएं, तो ये आपको याद रखने हैं, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटी सीरम क्या होता है। एंटी सीरम क्या होता है भाई, तो यह पहले से बने हुए जो प्रतिरक्षी होते हैं वाला जो सीरम होता है, पहले से जो बने होते हैं ना प्रतिरक्षियां उन्हीं का क्या होता है, सीरम होता है। इसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यह तत्काल प्रतिरक्षा जो है वो देता है, तत्काल मतलब कि पैसिव इम्यून मतलब सक्रिय है ना, पैसिव मतलब क्या होता है, सक्रिय इम्यूनिटी जो है वो देता है, तुरंत है ना, तुरंत ही क्या देता है, प्रतिरक्षा देता है। इसका प्रभाव जो है वो क्या होता है, अल्पकालिक होता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता, इसका प्रभाव जो है वो अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा उदाहरण कैसे कर सकते हैं, सांप के विष का एंटी सीरम तुरंत दिया जाता है, आपको याद है, ठीक, उसी से बनाया जाता है इसका जो एंटी सीरम है, ठीक है। जब आप सांप का पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सांप के विष के लिए कैसे एंटी सीरम बनाया जाता है, उसका एक प्रोसेस है जो मैं क्लास में बड़ी डिटेल से उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है जी। तो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट और यहाँ पे इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टीकाकरण। अच्छा, टीकाकरण अगर नाम आ गया है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो करा रहा था तो टीकाकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराया था कि सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की थी, टीके की खोज किसने की थी और किस रोग के लिए की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बिल्कुल बता के जाइए, ठीक है। देखो भाई, इसमें रोग के मृत या कमजोर रोग जनक को शरीर में क्या किया जाता है, डाला जाता है। इसमें रोग के जो मृत या कमजोर रोग जनक को क्या किया जाता है, शरीर में डाला जाता है टीकाकरण में। इसमें शरीर के प्रतिरक्षा जो है वो बनते हैं टीकाकरण में, ठीक है। वैक्सीनेशन, यह सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका प्रभाव जो है वो दीर्घकालिक होता है। एंटी सीरम क्या अल्पकालीन था, टीकाकरण क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। जैसे टीकाकरण आप कोरोना का कराए होंगे, है ना, कोविडशील्ड, तो उसमें वो क्या था, वो दीर्घकालिक था, क्या था, दीर्घकालिक था। उदाहरण के लिए जैसे BCG का टीका, पोलियो का टीका, खसरा का टीका, ये सब है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो टीका का नाम आज में कोरोना का टीका भी लिख सकते हैं, ठीक, कोरोना का टीका लगाए थे तो लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, टीकाकरण से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था कि टीकाकरण की टीके की खोज किसने की थी, टीके की खोज किसने की थी, है ना, खोज किसने की थी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, और किस रोग के लिए, हाँ किस रोग के लिए, है ना, किसके लिए, तो था क्या, चेचक के लिए, है ना, चेचक के लिए। और किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने, किसने, एडवर्ड जेनर, ठीक। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको कराया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैंसर पर निबंध लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। और यहाँ पे ये पॉइंट आप देखेंगे, है ना, कैंसर पर निबंध लिखिए। और इससे भी रिलेटेड मैंने एक ऑब्जेक्टिव करा था कि रक्त में होने वाला जो कैंसर है, रक्त में कैंसर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ पे कहा था कि बहुत डिटेल से मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रक्त में जो कैंसर होता है, यहाँ देखिए ल्यूकेमिया, यही ऑप्शन लिया था ना ऑब्जेक्टिव में,
ऑब्जेक्टिव में लिया था कि लिया था। तो रक्त कोशिका में होने वाला कैंसर, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। तो रक्त कैंसर किसे कहते हैं? तो ल्यूकेमिया को कहा जाता है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो करा रहे थे तो एक मैंने कराया था। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कैंसर क्या होता है भाई? कैंसर किसी ऊतक की कुछ कोशिकाओं की असीमित और अनियंत्रित विभाजक के होने वाली असामान्य अतिवृद्धि या आकार में बढ़ते रहने की प्रवृत्ति है। यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि जो क्या होता है, कैंसर जो होता है कुछ कोशिकाओं या ऊतकों की असीमित या अनियंत्रित दिया है ना, तो यहीं पे आपको घुमाएगा, नियंत्रित कर देगा। क्या कर देगा? नियंत्रित कर देगा। ऑब्जेक्ट जब ऑप्शन पर पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे तो यहीं पे क्या कर देगा आपको? असीमित नहीं करेगा, अनियंत्रित को क्या कर देगा? नियंत्रित कर देता है। ऑब्जेक्टिव जब मैं करा रहा था तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन क्यों कटा। हम लोग ऑप्शन काट रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? नियंत्रित। तो यहाँ पे नियंत्रित नहीं होता, यहाँ पे अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले असामान्य अतिवृद्धि, क्या होता है? अतिवृद्धि या आकार में बढ़ते रहने की जो है वो प्रवृत्ति यहाँ पे होती है। ठीक है, कैंसर के प्रकार देखिए भी, तो कैंसर क्या है समझ में आ गया कि कोशिकाओं का असीमित या अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाली जो असामान्य अतिवृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, है ना। आकार में बढ़ते रहते हैं। देखो भाई, कैंसर को हम लोग दो आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला, दर्द के आधार पर कैंसर को दो प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर? दर्द के आधार पर, पेन के आधार पर। ठीक है, दर्द के आधार पर कैंसर को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले क्या है तो बोलेंगे मैलिग्नेट। सबसे पहले क्या होता है? मैलिग्नेट होता है। और सेकंड क्या होता है? नॉन मैलिग्नेट। पहला क्या होता है? मैलिग्नेट, और दूसरा क्या होता है? नॉन मैलिग्नेट होता है। ठीक है, तो कैंसर को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर ही तो है। कैंसर क्या है? ट्यूमर है। तो आपको यहाँ जोड़ना है कि ट्यूमर, मैलिग्नेट ट्यूमर पहला होता है और नॉन मैलिग्नेट ट्यूमर होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे अबूर्द करके। ठीक है, ट्यूमर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना? अबूर्द बनाते हैं, जो ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर भी लास्ट में किसका रूप लेता है? कैंसर का रूप लेता है। ठीक है, तो देखो मैलिग्नेट ट्यूमर क्या होता है? ये ट्यूमर तेजी से क्या होते हैं? विकसित होते हैं और पास में या दूर तक फैल जाते हैं। इस कैंसर में दर्द होता है। इसमें क्या होता है? दर्द होता है। प्रोसेस आप पढ़ लिए कि ये ट्यूमर क्या होते हैं? तेजी से क्या होते हैं? भी विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और पास में या दूर तक क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है? दर्द जो है वो होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? मैलिग्नेट ट्यूमर है। दूसरा क्या होता है? नॉन मैलिग्नेट ट्यूमर। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, ये तेजी से विकसित होते हैं। अंतर क्या है अभी तो याद रखेंगे। अगर अंतर आपको यहाँ पे करना है ना, तो कैसे करेंगे आप अंतर? ये तेजी से विकसित होते हैं और ये क्या होते हैं? ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? धीरे धीरे विकसित होते हैं। ठीक है, ये अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही क्या होते हैं? सीमित रह जाते हैं। और ये क्या हो रहे थे? ये कैसे हो रहे थे? फैल रहे थे। ये क्या हो रहे थे? फैल रहे थे। ये क्या हो रहे थे? फैल रहे थे। और ये कैसे हो जाते हैं? सीमित रहते हैं। इसमें दर्द जो है वो नहीं होता, इसमें दर्द नहीं होता, इसमें दर्द जो है वो होता है। दर्द जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मैलिग्नेट और नॉन मैलिग्नेट आपको समझ में आ गया। आप लोग अब जिंदगी में नहीं भूलेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर पूछे तो भी आप बता देंगे। ठीक है, कि इसमें तेजी से ट्यूमर बढ़ता है, इसमें धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें क्या होता है? फैलता है, इसमें सीमित रह जाता है। और इसमें दर्द होता है और इसमें दर्द नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अभी हमारे पास? नेक्स्ट प्रकार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर कैंसर क्या के प्रकार जो है। ठीक है, ये दर्द के आधार पर था, एक मैलिग्नेट और एक नॉन मैलिग्नेट। तो मैलिग्नेट में आप याद रखेंगे दर्द होता है, नॉन मैलिग्नेट में दर्द नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैंसर के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हो सकते हैं भाई उत्पत्ति के आधार पर? ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है? कार्सिनोमा। ये भी मैं आपको जो पढ़ा रहा था ना ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ। सार्कोमा ये भी करे हैं, है ना। लिम्फोमा ये भी करे हैं ऑब्जेक्टिव में। टेरोटोमा, इसके अलावा क्या है? आस्टियोमा, और उसके अलावा क्या है? ये मेलानोमा, और एक तो रहेगा ल्यूकेमिया, ये वाला फ्रायोमा, और यहाँ पे क्या है? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इतने सारे कैंसर हैं, मतलब जो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं इसको। किसके आधार पर देखते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है,
तो कार्सिमा क्या होता है, ये जो ट्यूमर होते हैं ना, ये जो ट्यूमर होते हैं क्या होते हैं भाई, ये ट्यूमर एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। तो इसमें से क्या होती है, इनकी उत्पत्ति जो है एपिथेलियम से होती है। मतलब कि कह सकते हैं जो त्वची जगह होता है, बाहरी त्वची जगह होता है, त्वचा से रिलेटेड होता है, ठीक है। एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ऊपर हिस्से में होगा, ठीक है। ये वाला एपिथेलियम मतलब क्या होता है, त्वचीय कोशिकाएं, ठीक। दूसरा है कार्सोमा, ये मैलिग्नेंट ऊतक किसी भी संयोजी ऊतक से उत्पन्न होते हैं। संयोजी ऊतक मैंने वो में कराया था, ठीक है। संयोजी ऊतक में होते हैं करके इसका की पॉइंट मैंने बताया था कि संयोजी ऊतक से ये होते हैं। किससे होते हैं, संयोजी ऊतक से होते हैं, ठीक। उसके बाद लिम्फोमा, ऐसे कैंसर वृद्धि जिसमें लिम्फोनोड पर क्या होता है, विकसित होता है। लिम्फोनोड पर क्या होता है, विकास होने लगता है, वहां पर डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है, लिम्फ से संबंधित, ठीक। टार्टोमा क्या होता है, एक परजीवी भ्रूण जो किसी शरीर में होता है, यह एक दबा हुआ भ्रूण जो कैंसरस की प्रवृत्ति का ये होता है, ठीक है, टार्टोमा। इसके अलावा ऑस्टियोमा, ये हड्डी से रिलेटेड होता है ट्यूमर। और मेलानोमा क्या होता है, तेजी से विकसित होने वाला पिगमेंट कैंसर जो कि मस्तों में विकसित है। कहाँ पे, मस्तों पे, ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है, कहाँ पे विकसित होता है, मस्तों में विकसित होता है। कहाँ पे विकसित होते हैं, मस्तों पे विकसित होता है। फाइब्रोमा, यह तंतुमय ऊतक से उत्पन्न होने वाला ट्यूमर है। कहाँ से, जो तंतुमय ऊतक होते हैं बॉडी में, तो ऊतकों के प्रकार पर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऊतक के प्रकार तंतुमय ऊतक भी पढ़े होंगे, है ना, तंतुमय ऊतक। तो वहाँ पे वृद्धि होने वाला कैंसर को हम क्या नाम देते हैं, फ्रायोमा नाम देते हैं। और ल्यूकेमिया तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये रक्त में होने वाला कैंसर है, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त का कैंसर आपको याद रखने हैं, ठीक है। रक्त के कैंसर आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है अभी, ठीक है। तो समझ में आ गया कैंसर के बारे में इतने सारी जानकारी। और भी पॉइंट है ना, ये निबंध बोला है तो कैंसर क्या है, इसकी परिभाषा पहले यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा, ठीक है। उसके बाद कैंसर के प्रकार किसके आधार पर, तो दर्द के आधार पर। फिर दूसरा किसके आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर, है ना। इतने सारे पॉइंट लिखेंगे। इसके अलावा आगे और क्या है, तो देखो भी कैंसर का कारण क्या है ना, कैंसर का कारण क्या है, इसको भी जान लेते हैं एक बार। देखो कैंसर का क्या कारण हो सकता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारक को कार्सिनोजेन कहते हैं। कुछ प्रमुख कार्सिनोजेन जो है वो निम्न होते हैं। जो भी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं। और कुछ प्रमुख कार्सिनोजेन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि क्या क्या, तो धूम्रपान के कारण मुख एवं फेफड़े का कैंसर हो सकता है, आपको पता है ना, लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारण है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। जीभ के घाव उत्पन्न होने वाले जीभ का कैंसर हो सकता है। जीभ में जब घाव उत्पन्न होता है तो वहां से जीभ का कैंसर हो सकता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा का कैंसर जो है वो देखने को मिल सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पराबैंगनी किरण वाला, ठीक है। और फिर क्या है, कुछ वायरस द्वारा भी कैंसर होता है, जैसे कि स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों में पाया जाने वाला कैंसर, है ना। इसके अलावा देखना, प्रोस्टेट कैंसर मेल में पाया जाता है ना, प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेल में पाया जाता है, मैंने इसको भी बताया था, ठीक। अब देखो कैंसर अगर हो गया, ये तो कारण हो गया, अगर कैंसर हो गया तो इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे कैंसर के, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ट्यूमर शरीर में कोसा के द्वारा उत्पत्ति होता है। कोसा जो बताया था अबुर्द करके, ठीक है ना, कोसा के रूप में क्या होता है, ये विकसित होता है, उत्पन्न होता है। इसकी वृद्धि स्वतंत्र, स्वैच्छिक और अनियंत्रित होती है। ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि करेगा, अपनी इच्छा से वृद्धि करेगा, और अनियंत्रित, है ना, कोई इसका नियंत्रण नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र रहेगा अलग से, है ना, और स्वैच्छिक अपनी इच्छा से ग्रो करता रहता है, और अनियंत्रित वृद्धि करेगा। ट्यूमर में विभिन्न केशियाएं अभिन्नता केशियाओं में जो है वो बदल जाती है ना। जो भी भिन्न टाइप की कोशिकाएं होती हैं वो अभिन्न टाइप का वो हो जाती है ना। और इसमें विभाजित होने की असीमित क्षमता होती है। मतलब ये अभी जो पढ़े थे ना, अनियंत्रित वृद्धि, तो वही है असीमित, जिसका कोई सीमा ना हो, ठीक है, असीमित वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। इसमें बड़ा अनियमित केंद्रक जो है वो पाया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है जो कि अनियमित होता है और बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा अनियमित केंद्रक पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके उपचार कैसे कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से देखिए यहाँ पे, शल्य चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद दवाई और कुछ रसायन और कुछ है विकिरण से,
विकिरण जैसे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। शल्य चिकित्सा जैसे समस्त कैंसरग्रस्त ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा जो है वो हटा दिया जाता है। जो भी ऊतक जो डेवलप हो रहे थे उनको काट के शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करके उसको हटा दिया जाता है। दवाई कैसे, इस पद्धति को कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी क्या है ऐसा पूछ देगा तो क्या होगा, कैंसर का रसायन और दवाइयों द्वारा जब ठीक करने की प्रोसेस होती है ना, कैंसर को किसके द्वारा, दवाई और रसायनों के माध्यम से मतलब कि जब कैंसर को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, यही जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक विकिरण होता है, विकिरण से जैसे कैंसर को एक्स किरण तथा रेडियो एक्टिव किरणों के विघटन से ठीक किया जो है वो जा सकता है, ठीक है। एक्स किरण तथा रेडियो एक्टिव जो किरण है इनके विकिरण से इसको क्या किया जा सकता है, अभी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसको इससे ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे जो इलाज के जो तरीके हैं आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। तो कैंसर क्वेश्चन आपको अगर पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। कैंसर पर निबंध आपको इस प्रकार से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। देखो कब कब पूछा गया था, 2020 में सेट ABC, इसके अलावा NCERT का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अमीबता क्या है, बड़े ही डिटेल से हम इसको करें, ठीक है। आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग भी उसको बना सकते हैं और यहाँ पे जो दिया है इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अमीबता क्या है, मलेरिया, ये सारे जो बीमारी है उसको मैं डिटेल से बताया हूँ। एस्केरिस क्या है, निमोनिया क्या है ना, टाइफाइड, दाद, फाइलोरिया। देखो यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रहा है ना, और हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इतना आपको जानना जरूरी है। और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे और डिटेल से जो पढ़ाया था उसको यहाँ पे डील करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि थोड़ा उनका तैयारी नहीं हुआ है अच्छे से, तो आप इस पॉइंट के साथ भी आप जा सकते हैं ताकि तुरंत जो है वो आप लिख सकें, ठीक है। और आपको अच्छे से और लिखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सार करके लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप पहले से अच्छे से पढ़े हैं तो आपको डिटेल से एक एक चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख के जाना है, ठीक। देखो भाई, सबसे पहले अमीबता क्या है, तो मानव की बृहद आंत में पाया जाने वाला एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक क्या है, ये प्रोटोजोवन एक परजीवी है, ठीक है। से अमीबता एमीबियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मा मल और रक्त के थक्के वाला मल, इस रोग के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन इसका कारण है और कौन इसका लक्षण है, यहाँ पे पता चल गया। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक होती हैं, तो यहाँ पे वाहक भी पता चल गया कि इसके वाहक कौन है, घरेलू मक्खी। सारे पॉइंट है ना, आपको क्या करना है, इसको पॉइंट टू पॉइंट बनाना है। इसका कारण कौन है, लक्षण क्या है, वाहक कौन है, ठीक है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे लिखाया था, ठीक है। तो आपको इसी पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिख जाना है। परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थ तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के स्रोत जो है वो होते हैं, ठीक है। तो अमीबता के बारे में ये 3 पॉइंट आपको स्टार्टिंग का याद रखना है, बस उतना भी लिख देंगे तो आपका काम जो है वो बन जाने वाला है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक, सॉरी मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है, आप सबको पता होगा, प्लाज्मोडियम नामक एक क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, जो कि मलेरिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां जैसे कि मलेरिया के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, जैसे कि क्या होती हैं, माडा एनाफिलिस, जो मच्छर नामक ये जो होते हैं इस रोग का संचरण जो है वो करती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, माडा एनाफिलिस, प्लाज्मोडियम और ये प्रोटोजोआ वाला रोग होता है, ठीक। नेक्स्ट एस्केरिस, ये भी अच्छा खासा इसमें वेटेज है इसका, ठीक है। इसका भी डिटेल हम लोग किए थे, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट देखो, आंत परजीवी एस्केरिस से, एस्केरिस्ता है ना, एस्केरियसिस नामक जो है वो रोग होता है, किससे, आंत परजीवी से, ठीक है ना। आंतरिक रक्त स्त्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वार और रक्तता और आंत का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे जो है वो संक्रमित व्यक्ति में क्या होते हैं, मल के साथ जो है वो बाहर आ जाते हैं और मिट्टी, जल, पौधों है ना,
आदि को क्या कर देते हैं, ये तो दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। स्वस्थ जो व्यक्ति है में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से ये होता है। तो इसका कैसे फैलता है, तो जो साग सब्जी, जो संदूषित जो पानी होता है और क्या होता है, साग सब्जी, पल्ले, फल आदि के सेवन से ये रोग जो है वो देखने को मिलता है। और क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, निमोनिया, क्या है, निमोनिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी याद रखेंगे नाम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया के रोग क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस रोग में क्या होता है, फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं, है ना। और संक्रमण के फलस्वरूप क्या होते हैं, वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या होती है, गंभीर समस्या जो है वो होती है, ठीक है। तो सांस लेने में गंभीर समस्या होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका कारण है ना। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द निमोनिया के क्या होते हैं भी, लक्षण होते हैं, ठीक है। ये सब सारे इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, याद होगी आपको, ठीक। इसके अलावा टाइफाइड क्या होता है अभी, तो देखो यह रोग साल्मोनेला टाइफाइड, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, जीवाणु के संक्रमण के कारण ये होता है, ठीक है। और यह रोग भोजन, जल, रोगी के मल मूत्र व थूक द्वारा जो है वो फैलता है, थूक द्वारा। मधुमक्खियां इस रोगों की क्या होते हैं, जीवाणुओं को फैलाने में, है ना, जीवाणुओं को फैलाने में मुख्य रूप से क्या करती हैं, भूमिका निभाती हैं। कौन, मधुमक्खियां। इस रोग में 101 फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, बुखार होता है ना। 101 फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, बुखार जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक। इतने सारे क्लियर हो गया आपको। इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अगला एक है दाद और फाइलेरिया, ठीक है। दाद और फाइलेरिया। दाद क्या होता है, देखो भाई, दाद माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिड मोरफाइटॉन जैसे जो कवक हैं, किसके कारण होते हैं, कवक के संक्रमण के कारण ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, दांत में त्वचा और नाखूनों पर सूखे सर की धब्बे दिखाई देती है और धब्बों पे क्या होती है, खुजली जो है वो तेज होती है, ठीक है। तो ये दाद का लक्षण है और ये इसके कारण। फाइलेरिया क्या होता है ना। फाइलेरिया रोग वाउचेरिया ब्रेंकाइटी नामक कृमि से होता है, संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण संक्रमण कारण होता है। अच्छा, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया के बारे में इतना ही जानना जरूरी है। फाइलेरिया रोग वाउचेरिया ब्रेंकाइटी नामक कृमि या वर्म के कारण जो है वो ये होता है, ठीक है। फाइलेरिया रोग, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारे पास, है ना। फाइलेरिया समझ में आ गया ना। अच्छा, फाइलेरिया को ही हाथी पाँव भी कहा जाता है, आपको याद रखना है ना। आम भाषा में लोग हाथी पाँव कह देते हैं उसमें, ठीक है। बाकी फाइलेरिया के बारे में उतना लिखना है और एक लाइन अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो उसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, तो एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इस रोग के संचरण एवं रोकथाम के लिए उपाय बताइए। तो एड्स के बारे में जैसे हमने कैंसर के बारे में निबंध लिखा था, ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या एड्स के बारे में बहुत सारे जो बातें हैं वो हमको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एड्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मेंशन यहाँ पे करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले जो एड्स है, एड्स के बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 19 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, ठीक। देखो एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, सॉरी आई होता है, ठीक। एड्स का पूरा एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। इसका पता सर्वप्रथम सन 1981 कब, 1981 में लगा, ठीक है। यह रक्त संचरण, जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्गजन्य रोग होता है। मतलब ये एक प्रकार का, किस प्रकार का रोग है, सेक्सुअल, है ना, लैंगिक जनन प्रकार का ये रोग होता है, ठीक है। जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहने का मतलब क्या है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो यहाँ पे पूरा कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो पूरा डाउन हो जाता है।
है ना। कोई भी रोग अगर एड्स हो गया और उसके अलावा कुछ भी छोटे से कोई अगर आपको रोग हो जा रहा है ना, जिस जो ग्रसित है उसको छोटा सा भी अगर कोई रोग हो जा रहा है तो वो रोग उसको जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि रोग के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये बातें। ठीक है, तो एड्स में मुख्य रूप से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है भाई, देखिए यह इम्यूनोवायरस है ना, HIV के कारण होता है, या आपको पता ही होगा HIV के कारण ये रोग होता है। ठीक है, ये एक वायरस है। एड्स रोग अथवा HIV का संचरण निम्न प्रकार से होता है। HIV का संचरण जो होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, देख सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक से अधिक स्त्रियों के साथ क्या करना, सहवास करना, ये एड्स का प्रथम जो है वो कारण हो सकता है, मतलब कि मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद संदूषित सिरिंज का उपयोग करना, है ना, संदूषित क्या हो सकता है, सिरिंज का उपयोग कर सकना। इसके अलावा देखो जैसे सैलून वगैरह में ब्लेड का उपयोग करते हैं, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, उसी ब्लेड से, इसीलिए तो जब भी शेविंग कराते हैं तो जो आपके पास जो सैलून वाला होगा वो क्या करेगा, वो नए ब्लेड का प्रयोग करता है। ठीक है, तो वही ब्लेड का प्रयोग वो नहीं करता है ना, वही ब्लेड का प्रयोग नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, वो भी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड होता है ना, तो अगर वो पीड़ित व्यक्ति को क्या है, एड्स है, और उसी ब्लेड से किसी दूसरे को अगर वो क्या कर रहा है, सेविंग वगैरह कर रहा है, उसी ब्लेड का यूज़ कर रहा है, तो वो फैल सकता है, वो संचरण का माध्यम हो सकता है। दूषित रक्त का आदान प्रदान, जो ब्लड डोनेट हो सकता है ना, ब्लड डोनेट करने पर भी उसको चेक किया जा सकता है ना, चेक करना चाहिए। ठीक है, उससे भी ये हो सकता है। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये फैल सकता है। इसके अलावा कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी का उपयोग भी, इसका उपयोग भी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एड्स है फैलने के चांसेस वो होते हैं। और क्या हो सकता है, गर्भ के समय माता से बच्चे में, है ना, गर्भ जब होता है तो माता से कहाँ पे, भ्रूण में या बच्चे में वो फैल सकता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं एड्स के फैलने के। ठीक है जी, क्लियर है, आप पढ़े भी होंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो भाई, लक्षण क्या हो सकते हैं, अभी हमने समझा कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, देखो एड्स के संक्रमण के कारण लिम्फोसाइट को सक्रिय करने वाली जो सहायक टी कोशिकाएं होती है, टी कोशिकाएं क्या है, बड़ी डिटेल से हमने पिछली क्लास में करे हैं। ठीक है ना, की संख्या में भारी कमी हो जाती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही क्या हो जाता है, अन्य संक्रमण या कैंसर के कारण मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इसमें मस्तिष्क को भारी क्षति जो है वो पहुंचती है, और वह अपनी स्मृति जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खोने लगता है। तो ये सारी चीजें, लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, उपचार क्या हो सकता है, तो अभी तक इस रोग का निवारण के लिए कोई भी उपचार नहीं है, एड्स के लिए कोई भी उपचार अभी तक नहीं बना है। ठीक है, एक बार यह रोग होने पर व्यक्ति का बचना जो है वो असंभव है। अगर एक बार ये रोग हो गया तो व्यक्ति क्या है, उसका बचना जो है वो फिर असंभव माना जाता है। ठीक है, फिर भी प्रतिरक्षा जो है उत्तेजन विधि द्वारा शरीर में इस विषाणु को निरोधक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एड्स एक बार अगर हो गया तो मतलब उसका निवारण जो है वो पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, देखो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, एड्स फैलने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। इसका एक मात्र ऐसा उपाय है कि जागरूकता फैलाना, है ना। व्यक्ति अगर जागरूक है, उसे नॉलेज है ना, तो ही मतलब कि एड्स से बचा जा सकता है। ठीक है, मतलब जागरूक होना, इसीलिए तो सिलेबस में दिया हुआ है कि बच्चे क्या हों, जागरूक हों। ठीक है, देखो अभी फिर भी लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। मैंने क्या कहा, जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जानकारी देना चाहिए, मतलब एड्स क्या है, ये कितना घातक है, इस चीज को अगर हम बताएं, इस चीज को क्या हम जागरूक करें, तो व्यक्ति जो है वो अपने आप वो उससे मतलब कि बचने का खुद के मन में वो आएगा कि एड्स से मतलब बचना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ का वो फिर सावधानी रखेगा, जैसे कहीं ब्लड का हम लोग कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, माता भ्रूण वाला पढ़े, है ना, अधिक स्त्रियों के साथ सहवास वाला पढ़े, तो सारे टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा कारण को, वो सारे कारण को बताने के बाद उसका दुष्परिणाम जो हो सकते हैं, उसके जो परिणाम हो सकते हैं, अगर इसकी जानकारी व्यक्ति को है तो वो उस जो कारण है उससे वो क्या रहेगा, दूर रहेगा। ठीक है,
इसके अलावा देखो, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए, बिल्कुल है ना। एक बार अगर प्रयोग हुआ तो उसको क्या करना है, फेंक देना चाहिए। रुधिर देने वाले व्यक्तियों या अंग दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए भी, करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि नियंत्रण के क्या हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं। ठीक है, रोग लक्षण उपचार ये देख लिया आप लोग। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से एड्स के बारे में इतनी सी जानकारी है। ठीक है, और भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, नोट्स में आप लोग उसको ऐड भी कर लेना, एड्स से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट होते हैं, वो बस टेस्ट के लिए होते हैं ना, मतलब डायग्नोस करने के लिए होते हैं, उसका उपचार नहीं हो पाता है ना। वो डायग्नोस के लिए हो सकता है कि एड्स है कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे ना, एलिसा वगैरह टेस्ट पढ़े थे। ठीक, तो टेस्ट को एक बार आप लोग पढ़ लेना, मैं थ्योरी क्लास में उसको कराया हूँ, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो इतने पॉइंट ही यहाँ पे एड्स के बारे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज। सहज हम इसको क्या बोलते हैं, सरल भाषा में इसको बोलते हैं जन्मजात, इसको क्या बोलते हैं, जन्मजात। और उपार्जित, उपार्जित जो हम उपार्जित मतलब क्या होते हैं, जिसको हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम अर्जित करते हैं, जिसको हम जन्मजात नहीं, हम वातावरण से या कहीं से हम उसको क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, हमारे बॉडी में लाते हैं, हम हमारे पास लाते हैं। तो एक्वायर मतलब क्या होता है, अर्जित करना, उपार्जित करना, तो प्रतिरक्षा। ठीक है, अब जो प्रतिरक्षा एक जन्मजात होगा और एक हम क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। तो जिसको हम ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, उपार्जित। और सहज मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जन्मजात रूप से हो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है ये पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। तो देखो भाई, सहज जो प्रतिरक्षा है ये क्या होता है, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, मैंने बता दिया। और इसे एडेप्टिव प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि इसको हम एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है बात। उसके बाद देखो, यह जो सहजता है एक तरह की अपशिष्ट रक्षा है, एक तरह की क्या है ये, अपशिष्ट रक्षा है। और ये एक प्रकार का रोगजनक विशिष्ट रक्षा है। ठीक है, जो एक्वायर वाला होता है वो एक प्रकार क्या होता है, रोगजनक, वो भी विशिष्ट रक्षा होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अपशिष्ट रक्षा होता है। यह कैसा होता है, भी वंशागत होता है, और यह वंशागत नहीं होता। अच्छा पॉइंट है ये वाला, है ना, याद रखेंगे। ये पूरे जीवन जो है वो विद्यमान रहता है, क्योंकि ये क्या है, जन्मजात है। और ये लघु अथवा दीर्घकालीन हो सकता है। लघु मतलब छोटे समय के लिए भी हो सकता है, कम समय के लिए भी हो सकता है, और अधिक समय के लिए भी ये हो सकता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे आमाशय में अम्ल रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आमाशय में जो भी अम्ल होते हैं वो किसको नष्ट करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। ये सहज जो प्रतिरक्षा है इसका क्या है भी, उदाहरण है। इसके अलावा उपार्जित में क्या होता है, यह रोग अथवा वैक्सीन के रेस्पॉन्स में उत्पन्न होती है। रेस्पॉन्स में क्या होती है, उत्पन्न होती है, जैसे चेचक, पोलियो तथा टिटनस के विरुद्ध। ये सब टीके के रूप में लगाते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को क्या देता है, हमारे जो इम्यूनिटी है, उपार्जित इम्यूनिटी में ये भाग लेता है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं, जो भी वैक्सीन हो सकते हैं, टीके हो सकते हैं, ये सारे। ठीक है, और इसके अलावा जो आमाशय में अम्ल रोगाणु को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो सहज प्रतिरक्षा का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर है आप सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो एक्टिव में क्या होता है भी, जब परपोषी प्रतिजनों जैसे कि एंटीजन का सामना करता है ना, जब परपोषी किसका सामना करता है, प्रतिजन या एंटीजन का क्या करता है भाई, सामना करता है, तो शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणुओं, अन्य प्रोटीन्स के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है जी। अब निष्क्रिय में क्या होता है, जब शरीर की रक्षा के लिए बने प्रतिरक्षी सीधे ही क्या होते हैं, सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, सीधे ही किसको दिए जाते हैं, शरीर को दिए जाते हैं, तो यह क्या होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, धीमी होती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, वो तेज होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, तेज होती है, और सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है। मैंने क्लास में कराया था इसको आपको। ठीक है, प्रॉपर लिखवाया है इसको। ठीक है, इसके अलावा यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। यह अपनी पूरी प्रभावशाली जो अनुक्रिया है वो प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करने में क्या लेती है, समय लेती है, और ये जो है समय नहीं लेती है। अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में टाइम जो है ये नहीं लेती। जो निष्क्रिय वाला है वो टाइम नहीं लेती, और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा तेज से होती है, और ये धीमी होती है, और ये टाइम लेती है। तो ये सारे ऐसे अंतर हैं, आपको ये समझना है आपको। ठीक है, तो ये सारे अंतर आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे खंड अखंड व करके भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, देखो ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से देखो भाई 2 नंबर के और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब इसमें छोटे मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अनुरूप हम इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इष्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है, तो इष्ट कोशिकाओं के किण्वन की प्रक्रिया में शर्कराओं को, है ना, तोड़कर उन्हें अम्ल, गैस तथा एल्कोहल में क्या करना भाई, परिवर्तन करना, इसका जो है मुख्य क्या है, योगदान होता है। ईस्ट क्या करता है भाई, शर्कराओं को क्या करता है, तोड़ देता है और उन्हें अम्ल, गैस और किसमें, एल्कोहल में क्या कर देता है भाई, परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो बायोगैस घटक है, बायोगैस घटक की गैसों के नाम एवं इनमें मनुष्य में होने वाले 2 लाभ को बताइए। अच्छा, इसको लास्ट में भी क्वेश्चन है जो बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगा, वहां भी बताऊंगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। बायोगैस एक प्रकार का गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल होता है का क्या होता है, मिश्रण होता है ना, जो सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजी पदार्थ पर अवायवीय रूप से क्या होते हैं, उगते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के साथ क्या होते हैं, साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न कराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इसको लास्ट में डिटेल्स भी कराऊंगा थोड़ा सा, है ना, क्या है बायोगैस, है ना, ये सब है ना। इसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना, ठीक। एक क्वेश्चन और है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, तो राइजोबियम, एनाबिना, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग जो है वो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में क्या होता है, किया जाता है। तो रेमाइसिन को म्यूकर रेमोनियास नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और इनका जो है उत्पादन किया जाता है प्रतिजैविक के रूप में, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है वहित मल से आप क्या समझते हैं, वहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद हो सकता है, ये क्वेश्चन भी करे हुए थे, ठीक है। देखो भाई, प्रतिदिन नहर व शहर में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी जो मात्रा है वो जनित होती है, मतलब कि प्राप्त होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक जो है वो मनुष्य का क्या होता है, मलमूत्र होता है। क्या चीज होता है, मनुष्य का जो है मलमूत्र होता है। नहर में इस व्यर्थ जल को वहित मल या सीवेज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सीवेज भी कहते हैं या वहित मल भी कहते हैं। वहित मल या सीवेज में कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोग जनिकी होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, रोग जनिकी मतलब रोग देने लायक होते हैं, ठीक है। वहित मल जो होता है, वहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। वहित मल में याद रखना हमेशा ऑक्सीजन की जो है क्या होती है, उसमें कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वहित मल वातावरण को क्या कर देता है, दूषित कर देता है ना। इस प्रकार से क्या है, हमारे लिए हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करने की क्षमता जो है वो नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। तो ये बात आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के में पूछ भी देगा, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर के लायक उसको लिखना है, ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चन है भाई, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनमें साइक्लोस्पोरिन ए यानी कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है ये, तथा स्टेनिन, क्या है, स्टेनिन जो रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक होता है को प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 सूक्ष्म जीवों के नाम क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन जो है वो ट्राइकोडर्मा, किसमें, ट्राइकोडर्मा, किसमें भाई, ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नाम याद रखेंगे, ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम, ठीक। उसके अलावा जो स्टेनिन होता है, जो लोब स्टेनिन इसको कहा जाता है, ठीक है, का उत्पादन किसमें किया जाता है, तो मोनास्कस परफ्यूरस से इसका जो है उत्पादन जो है वो किया जाता है। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 2 नंबर के लायक में ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है भाई, पेपर तक तो नाम याद रखो, ठीक है ना, बाद में याद रहे ही हो ही जाएगा, लेकिन अभी देखो, अभी नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या पता पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन आपको ना थोड़ा दिक्कत करेंगे, क्योंकि नाम याद आ पाना सही टाइम में मुश्किल हो जाता है, तो बार बार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्वेश्चन तो पूछा गया क्वेश्चन, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ना, 2025 में ये पूछा गया, ठीक। नेक्स्ट
ब्रेड बनाने में प्रयोग किए जाने वाले आटे में किस ईस्ट का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो आटे में जो बिकर ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं? बिकर ईस्ट। इसका नाम क्या है? इसका इंग्लिश नाम लिखिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको कहते हैं बिकर ईस्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगर इंग्लिश नाम लिखेंगे तो सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी के नाम से जानते हैं। अगर आपको इंग्लिश नाम थोड़ा सा बड़ा लगेगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं, बिकर ईस्ट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये भी लिखेंगे तो आप इसको हिंदी में भी लिख लेना है, तो है ना, सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी हिंदी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर स्पेलिंग आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो। ठीक, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम होता है? तो जो भी लैक्टोबैसिलस की प्रजाति के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट, है ना। पूछा जा सकता है, कोई ना कोई तो आपको फुल फॉर्म आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। फुल फॉर्म पूछा जाएगा, डायग्राम पूछा जाता है, कोई सन पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक। डोसा बनाने में आटे की फूली और उभरी शक्ल किस गैस के उत्पादन से होती है? तो इसका रीजन क्या है? आटे की फूली एवं उभरी हुई शक्ल जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से ये होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दक्षिण भारत में कुछ भागों में पारंपरिक पेय, है ना, टोडी किस वृक्ष के स्राव से किण्वित कराकर तैयार किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैं कराया हुआ हूँ, नोट्स में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे ये क्वेश्चन भी, ठीक है। देखो भी दक्षिण भारत में कुछ भागों में पारंपरिक पेय, है ना, टोडी ताड़ वृक्ष के तने से स्राव किण्वित करके तैयार किया जाता है। और ताड़ वृक्ष को मैंने आपको डायग्राम सहित दिखाया था, ठीक है ना, कैसे उसका प्रोसेस किया जाता है उसको भी मैंने बताया हुआ था क्लास में, अगर आप क्लास देखे होंगे तो, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आपको लिखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेडीबर्ग क्या होता है? अभी तो ये कीट होता है, क्या होता है? देखो 2022 में ये पूछा गया है, ठीक है। लेडी बर्ड क्या होता है? ये कीट होता है जिसको एफिड के नियंत्रण हेतु जैव नियंत्रण के रूप में क्या किया जाता है? अभी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। एक कीट होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? उस जीवाणु का नाम बताना है जो स्विच चीज में, है ना, स्विच चीज में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है। तो इसका नाम क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई, है ना, नामक जो जीवाणु है वो स्विच चीज में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। याद रखेंगे, जो भी बैक्टीरिया में पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो भी जीवाणु हम पढ़ रहे हैं वो सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अभी? सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो सहजीवी कौन होते हैं? राइजोबियम, और असहजीवी एजेटोबैक्टर। असहजीवी कौन है? एजेटोबैक्टर, और सहजीवी कौन है? राइजोबियम। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा नामक मोनाकस परफ्यूरिस से क्या क्या प्राप्त होता है? ये देखो भाई 20 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। तो देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोर से साइक्लोस्पोरिन ए तथा मोनोकस परफ्यूरिस से क्या होता है? स्टेनिन प्राप्त किया जाता है। मोनोकस परफ्यूरिस से क्या? स्टैटिन जो है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो ये दो नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आपको पढ़ के जाना है, भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। बाजार में खरीदा गया जो बोतल वाला फल का रस अधिक साफ व स्वच्छ किसके प्रयोग के कारण ये दिखाई देता है? तो देखो भी बाजार में खरीदा गया, जो भी आप बाजार में सामान लेते हो वो स्वच्छ क्यों दिखाई देता है? देखो रखा गया जो बोतल वाला फल का रस अधिक साफ व स्वच्छ पेक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण वो दिखाई देता है। पेक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज ये इनका प्रयोग होता है, इसीलिए क्या होता है? बाजार में खरीदा गया जो बोतल है ना, बोतल में जो फल का रस होता है वो क्या दिखाई देता है? अभी अधिक साफ व स्वच्छ दिखाई देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किस कवक से किया जाता है? और किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए के अर्थ को लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है, इतना ही इसका आंसर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़े थे क्या, है ना, ऊपर भी पढ़ा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मेनास्कस परफ्यूरियस ईस्ट के उत्पादन स्टेनिन का क्या कार्य है? 20 में पूछा गया है। तो देखो भी
मोनस्कस परफ्यूरियस ईस्ट के उत्पादन स्टेनिन का कार्य रक्त में क्या होता है, उपस्थित जो रक्त में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल होता है को कम करने का जो है ये कार्य करता है। रक्त में उपस्थित जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का कार्य ये कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को बचाने के लिए कौन से एक्शन, एक तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से एक्शन प्लान हैं, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान आपको याद रखने हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किसके प्रयासों से हुआ है। तो भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो किनके प्रयास से हुआ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, तो ये दोनों के कारण ये जो प्रौद्योगिकी का विकास जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, इन दोनों के प्रयासों से। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज करने का भी इन सेंस है कि आपको पता नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी तो पूरा पढ़े हैं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे थ्योरी से रिलेटेड कभी कभी नहीं होते, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे नाम जो है याद करने पड़ जाते हैं, इसलिए मैं आपको क्लास में ही करा दे रहा हूँ, क्या पता पूछ दे। ठीक है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है ना, गंभीरता से लेना है ये सारे क्वेश्चन को, है ना, सारे क्वेश्चन को करके ही जाना है। ठीक है, तो ये प्रयास किसके किसके मुख्य रूप से थे, तो भारतीय कृषि अनुसंधान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग का प्रयास था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, प्रतिजैविक क्या है, अच्छे प्रतिजैविक की गुण लिखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन 2 नंबर के लायक हैं। ठीक है, तो प्रतिजैविक क्या होता है, तो प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें क्या किया जा सकता है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जा सकता है, तथा इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने अथवा नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और साइक्लिन, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रतिजैविक उदाहरण है जिनका उपयोग क्या किया जा सकता है, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करने के लिए, रोकने के लिए प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है ना। और ये पेनिसिलिन के उदाहरण है। और अच्छे प्रतिजैविक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, यही भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए और ये भी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, देखो इसको जब थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, प्रतिजैविक क्या है, अच्छे प्रतिजैविक गुण, ये पढ़ते हैं हम लोग डिटेल से, अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, तो क्या क्या हो सकते हैं अच्छे प्रतिजैविक के, तो किसी रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए भी, है ना। पोषक पर कोई पार्श्व प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी अलग प्रकार का दूसरे साइड से जो है प्रभाव जो है उसको ना पड़े, इफेक्ट जो है वो ना हो। ठीक है, पोषक पर रोगाणु नष्ट होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी अन्य सूक्ष्म जीव पर इसकी क्या हो सके, कुप्रभाव ना पड़े, मतलब कि हानि ना हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आपको लिख सकते हैं। अच्छे प्रतिजैविक गुण 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 3 लिखेंगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार से लिखना है आपको। किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग जो है वो प्रतिजैविकों या कि एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम से तथा पेनिसिलिन कैरोसोगोनियम नामक जो है वो मोल्ट से उत्पन्न ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देंगे। ठीक है ना, वहित मल से आप क्या समझते हो, अभी ऊपर पढ़े थे, वहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है ना। तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा चुका हूँ मैं ऊपर। ठीक है, वहित मल क्या होता है और किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है, इसको मैं तो बता चुका हूँ, इसको सीवेज कहते हैं, ऊपर ही पढ़े थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनोबैक्टीरिया के उपयोग लिखिए। साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया के ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ठीक है, तो इसका उपयोग पहला क्या है, जलीय कृषि में, दूसरा अपशिष्ट जल के उपचार में, जैव उर्वरक के रूप में, और क्षारीय मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए, और मच्छरों के लार्वा के विकास को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि धान की फसल के बाद दलहन फसल लेने की सलाह दी जाती है, क्यों, है ना। धान की फसल के बाद दलहन फसल लेने की सलाह क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ। इसका उत्तर में देखिए, दलहन फसल की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नोटेटम या राइजोबियम
लेम्यूमिनिसेरम जैसे सहजीवी जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में क्या कर देता है, बदल देता है, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और साथ ही भूमि में नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, भी बढ़ा देता है। ठीक है, अतः धान की फसल लेने के बाद दलहन फसल लेने की सलाह जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक, तो आपको ये सारे आंसर जो है ऐसे याद रखने हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम वाला आपको याद रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इतने सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर के पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है ना, 2 नंबर वही पूछ देगा, क्या पता, है ना। ये क्वेश्चन 3 नंबर के लायक पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे जीवन में कवकों की कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, 5 उदाहरण बोल रहे हैं, 3 उदाहरण या 2 उदाहरण पूछ लेगा आपको। ठीक, ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो, औषधि के रूप में सबसे पहला उपयोग किया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में उदाहरण के लिए क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरा, अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, किसका, कवक का। कैसे भी, तो वैज्ञानिक खोजों में, अनुसंधान मतलब क्या होता है, खोज करना। ठीक है, उदाहरण न्यूरोस्पोरा। उसके बाद बेकरी उद्योग, जैसे कि ब्रेड हो गया, बेकरी निर्माण में उदाहरण के लिए ईस्ट अभी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद भूमि की उर्वरता के लिए, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए भी उदाहरण के लिए क्या, रोडोटेरुला। क्या होता है, रोडोटेरुला। उसके बाद प्रोटीन निर्माण में, है ना, एंजाइम के निर्माण में उदाहरण के लिए क्या करेंगे, एस्परजिलस। क्या होता है, एस्परजिलस। इसके अलावा अम्ल, अम्ल जो है, अम्ल निर्माण में, साइट्रिक अम्ल बनाने में उदाहरण के लिए क्या है, एस्परजिलस नाइगर, ये पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद शराब उद्योग में किण्वन द्वारा शराब बनाने में उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कटरा। ठीक है, शराब बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक, बायोगैस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोगैस क्या है। मैं ये क्वेश्चन बोला था ना कि लास्ट में आएगा करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, तो आपको कोई से भी 3 या 4 आपको कवक याद रखने हैं। ठीक है, उदाहरण सहित, सारे तो याद कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आपको बार बार पढ़ना है। ठीक, देखो, बायोगैस किसे कहते हैं, तो देखो, बायोगैस एक नवीनीकरण ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है, जो जैविक अपशिष्ट के विघटन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, तो जब पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष, रसोई के कचरे और पौधे के अवशेष को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली जो गैस है वो क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है। क्लास में बड़े ही डिटेल्स हम लोग इसको टाइम दिए थे। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, ऊपर भी पढ़ चुके हम लोग। बायोगैस की मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है बायोगैस में, याद रखना है आपको, लगभग 50 से 75%। ठीक है, जिसके कारण यह बेहतरीन ईंधन होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी यहाँ पे देखने को मिलता है बायोगैस में। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस के क्या क्या उपयोग हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, देखो, खाना बनाने एवं प्रकाश पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन के बाद बची स्लरी एक उत्तम मृदा खाद का कार्य जो है वो करती है, जो भी बचती है। उसके बाद उक्त निर्मित खाद के उपयोग से रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से क्या जा सकता है, बचा जा सकता है। बायोगैस के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण एवं जंगलों के विनाश को भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और बायोगैस पेट्रोलियम गैस जैसे कि एलपीजी से जिसे हम सामान्य घरों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत सस्ती हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस का ये उपयोग, ये सारे आपको देख लेने हैं, यही से ही पूछ देगा बायोगैस के कोई 2 उपयोग बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोगैस का उपयोग बताइए, या बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक बताइए। यहाँ से हर एक पॉइंट से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। बायोगैस क्या कहते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा। बायोगैस किसे कहते हैं, घटक को पूछ देगा तो इसको लिख देना, है ना। और उपयोग पूछेगा तो आपको बताना है ना। और इसके अलावा बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखने हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है ना, गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। और उपयोग को आपको देख के जाना है भाई, कोई 4 उपयोग तो आपको याद रहने ही होंगे, अभी भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।